Hello, guys. A very warm good morning to all of you. Hope you are doing good and enjoying the session with your coffee, tea, or cold drinks. So, my name is Rahul Gopalwar and I am your faculty for general awareness. I welcome you to the Business Standard newspaper analysis of 12th of December, that is of today. Some of the news that we are going to study today is with respect to GPay, Asian rules of origin, CPACE, and great opinion on climate change. And without wasting any further time, let's move on to our first news, which is with respect to GPay. GPay is nothing but this is one of the conference under which artificial intelligence regulations to be rolled out by India along with its member nations. तो एक कॉन्फ्रेंस है जहां पे इंडिया और आपस में मेंबर कंट्रीज मिलके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने की बात करने वाले हैं। हमें पता है यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेनिफिट्स तो है ही है बहुत, बट उसके डिसएडवांटेजेस भी तो है। हमें पता है डीप फेक टेक्नोलॉजी हमने बात किया था कुछ दिनों पहले। सो डीप फेक टेक्नोलॉजी कहाँ से आई है? बिकॉज ऑफ दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऐसा माना जा रहा है कि बहुत लोगों की जॉब्स जाएगी। तो ऑब्वियसली हर गवर्नमेंट को ये भी तो देखना है ना कि उनके कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, कोई टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल ना हो। तो उसके लिए तो रेगुलेट करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए इंडिया कुछ मेंबर कंट्रीज के साथ मिलके, जी पे के मेंबर कंट्रीज के साथ मिलके एक रेगुलेशंस बनाने की बात करने वाली है ये कॉन्फ्रेंस में, जो कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होने वाला है 12th ऑफ दिसंबर से लेके 14th ऑफ दिसंबर तक। ठीक है, तो आज से ये चालू हो गया है। अभी ये कॉन्फ्रेंस कौन इनॉग्रेट करने वाला है? ये कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ओके, तो इंडिया इस साल का चेयरमैन है ये जीपे का। जीपे इज व्हाट? जीपे इज नथिंग बट द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, सो इस साल का 2023 का जीपे का चेयर है दैट इज इंडिया। इंडिया को पिछले साल के कॉन्फ्रेंस में नॉमिनेट किया था, अपॉइंट किया था एज द चेयरमैन ऑफ जीपे। पिछले साल का ये जीपे समिट कहाँ हुआ था? ये समिट हुआ था आपका टोक्यो में। ओके, तो पिछले साल के टोक्यो समिट में जितने भी मेंबर्स थे उनमें से 2/3 मेंबर्स ने इंडिया के सपोर्ट में वोट किया है दैट इंडिया शुड बी द चेयर ऑफ जीपे। इंपॉर्टेंट है। कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि यूरोपियन यूनियन ऐसा पहला रीजन बना है जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड गाइडलाइंस बनाई है, रूल्स बनाई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस किस पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। ये यूरोपियन यूनियन ने कुछ दिन पहले गाइडलाइंस रिलीज किए हुए हैं। ओके, तो ये गाइडलाइंस तो अभी रिलीज किए हुए हैं, बट ये जो गाइडलाइंस है, ये रूल्स है, कब से इफेक्टिव हो जाएंगे? ये इफेक्टिव हो जाएंगे फ्रॉम द ईयर 2025। ओके, याद रखिए। सो आपको सारी चीज जीपे के बारे में समझ आ गई है, एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू स्टैटिक फैक्ट एज वेल एज करंट फैक्ट। ओके, तो यार जीपे के ना मैंने लिखा है इज अ ग्रुपिंग ऑफ एक्स मेंबर कंट्रीज। मैंने एक्स मेंबर क्यों लिखा है, एग्जैक्टली नंबर क्यों नहीं लिखा है? देयर इज एन लॉजिक टू इट, देयर इज एन रीजन टू इट। क्यों? क्योंकि जब मैं बिजनेस स्टैंडर्ड का न्यूज़पेपर पढ़ रहा था वहां पे मेंबर कंट्रीज और कुछ मेंशन थी, बट मैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा रहा था ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो उनके यहाँ पे जा रहा था तो वहां पे मेंबर कंट्रीज कुछ और थे। बिजनेस स्टैंडर्ड में 28 लिखा हुआ था और जीपे के जब मैं वेबसाइट पे गया वहां पे 29 लिखा हुआ था। ठीक है, तो इसलिए मैंने अभी तक इस पे कुछ कमेंट नहीं किया है, इसलिए अभी एक्स मैंने डाल दिया है। जिस दिन ये समिट खत्म हो जाएगा दैट इज 14th ऑफ दिसंबर पे, उस दिन मैं इस पे क्लैरिटी दे दूंगा कि जीपे में कितने मेंबर कंट्रीज है, 28 है, 29 है, या फिर एग्जैक्टली कितने हैं। ठीक है, टिल देन हैव पेशेंस। ओके, सो इंडिया ने जीपे कब ज्वाइन किया है? इंडिया ने जीपे ज्वाइन किया है इन द ईयर 2020 एज अ फाउंडिंग मेंबर।
जीपे कब स्टैब्लिश्ड हुआ है? जीपे भी स्टैब्लिश्ड हुआ है जून 2020 में। ओके, जीपे के सेक्रेटेरिएट क्या कहाँ पे है? जीपे का ऑफिस कहाँ पे है? जीपे का ऑफिस इज इन ओईसीडी बिल्डिंग ऑफ पेरिस, फ्रांस। ठीक है, तो याद रखिए ये सारी चीजें। Let's move on to second question. I hope first news is very clear. If you have any kind of doubts, do let me know in the comment section. You know, I reply to each and every comment which is really meaningful. Okay, so that's why I ask such kind of doubts where I'll feel some kind of interest to give the reply on that. Such like that, somebody that is Mr. Chaitanya Chug, he recently asked me about एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एंड बैड बैंक, तो उसके ऊपर मैंने काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन को कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है. आई फाइंड आउट दैट दिस वाज द रियली गुड डाउट इन माय यस्टरडेज लेक्चर. I am not remembering his name, but his doubt was again excellent. He asked me about withdrawal of accommodation and accommodation, and again 2 to 3 questions. Again his doubt was very excellent, so I enjoyed replying to him on a comment section only. So if you ask such kind of doubts, I would be more than happy to resolve it as soon as possible. Okay, let's move forward. इन्फोसिस ने अपने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं जिनका नाम है जयेश संघराज का, और ये इनका अपॉइंटमेंट कब से इफेक्टिव हो जाएगा? फ्रॉम 1 अप्रैल 2024. संघराज का किसको रिप्लेस करने वाले? निलंजन रॉय को रिप्लेस करने वाले हैं. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन बनने वाले हैं? दैट इज मोहन यादव जी. ओके, मोहन यादव जी के साथ 2 उनके डेप्यूटी सीएम्स भी रहेंगे. 2 डेप्यूटी सीएम्स कौन है? अभी तक नाम क्लियर नहीं है. जब इनके नाम क्लियर हो जाएंगे तब हम आपको बता देंगे. सो मोहन यादव जी रिप्लेस करने वाले शिवराज सिंह चौहान जी को. शिवराज सिंह चौहान वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम ऑफ द मध्य प्रदेश. You should know this. Next is about India's Asian FTA, that is Free Trade Agreement. I believe everybody is knowing about the Free Trade Agreement because Free Trade Agreement we have studied almost 3 to 4 times in our previous lectures. So if you are regular in my lecture, you would be knowing about the Free Trade Agreement. बहुत साधा concept है, but वही concept बार बार बताऊंगा मैं तो लेक्चर की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी. दैट्स वाई आप पुराने लेक्चर्स देख लीजिए. आप 10 दिन के लेक्चर्स भी देख लोगे तो आपको फ्री ट्रेड के एग्रीमेंट के बारे में समझ जाएगा. और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए इंडिया क्यों इतना इंटरेस्टेड है हर कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए, उसके बारे में भी आपको आइडिया लग जाएगी. ओके, सो इंडिया और एशियन कंट्रीज का ना पहले से ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है. ओके, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो उनका पहले से है, बट वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या हो रहा है ना, चलो यार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में बता ही देता हूँ, तब तक मुझे ही बताने में आपको मजा नहीं आएगा. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है मैं शॉर्ट में बताऊंगा. फिर सपोज इंडिया कुछ चीज एक्सपोर्ट कर रहा है टू सिंगापुर. लेट्स से बॉर्बन बिस्किट, वो बॉर्बन बिस्किट नहीं, पेट्रोल एक्सपोर्ट कर रहा है ऑफ 100 रुपीज. ठीक है, 100 लीटर्स पेट्रोल कर रहा है जिसकी वैल्यू है 100 रुपीज. तो यार बाहर की कंट्री बोलती है, सिंगापुर बोलती है कि यार पेट्रोल अगर हम हमारे कंट्री में इंपोर्ट करेंगे ना तो उसके ऊपर उसके वजह से हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाएगा, बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस निकलेंगे, बहुत ज्यादा कार्बन एमिट होगा. तो ऑब्वियसली पेट्रोल हमारे लिए तो अच्छा नहीं है. तो हम क्या करेंगे, पेट्रोल पे टैक्सेस ज्यादा से ज्यादा लगा देंगे, पेट्रोल पे ज्यादा टैरिफ्स लगा देंगे. तो सिंगापुर बोलता है कि हम 100% टैरिफ्स लगाएंगे पेट्रोल पे. तो जिसके वजह से जो पेट्रोल इंडिया से निकल रहा है 100 लीटर जिसकी कॉस्ट तो 100 रुपीज है, बट एक्चुअल में सिंगापुर के पब्लिक को वो पेट्रोल कितने रुपए में मिलेगा? 200 रुपीज में मिलेगा. क्यों? क्योंकि 100% का टैरिफ्स लग गया है. तो उस केस में सिंगापुर के पब्लिक के लिए इंडिया का पेट्रोल अफोर्डेबल रहेगा क्या? नहीं रहेगा. अगर इंडिया का पेट्रोल
ऑब्वियसली सिंगापुर के पेट्रोल से महंगा है, तो हमारा पेट्रोल कोई खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया के गुड्स इसीलिए खरीदे जाते हैं बिकॉज दे आर चीपर, बिकॉज दे हैव अ चीपर प्राइस। ठीक है, तो अगर इंडिया के प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे तो सिंगापुर का पब्लिक हमारे गुड्स खरीदेंगे क्या? नहीं खरीदेंगे। तो जिसके वजह से इंडियन एक्सपोर्टर का जो भी बंदा ऑयल सेंड कर रहा है, पेट्रोल सेंड कर रहा है, पेट्रोल एक्सपोर्ट कर रहा है सिंगापुर में, उसका तो नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके गुड्स को तो खरीदा ही नहीं जा रहा है। ओके, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों साइन किया जाता है? क्योंकि जो भी टैरिफ्स लगाया जा रहा है ना बाहर के कंट्री में, वो टैरिफ्स को रिड्यूस करने के लिए या फिर वो टैरिफ्स को जीरो करने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाता है बिटवीन द कंट्रीज। ओके, तो यहाँ पे वही बात बोली गई है कि यार इंडिया और एशियन कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो साइन किया हुआ है। तो इंडिया अगर कोई अपने गुड्स दूसरे कंट्री में भेज रहा है एशियन कंट्रीज में, तो उनपे जो भी टैरिफ्स लगेगा वो रिड्यूस्ड टैरिफ लगेगा। ठीक है, वो डिस्काउंटेड टैरिफ लगेगा। और एशियन कंट्रीज के भी गुड्स इंडिया में आ रहे हैं तो उस पर भी डिस्काउंटेड टैरिफ्स लगेंगे। ओके, तो बट यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है? टैरिफ्स तो इंडियन गुड्स पे भी कम लग रहे हैं। ओके, बट इतने कम नहीं लग रहे हैं कि हमारे इंडियन गुड्स बाहर के एशियन कंट्रीज में अफोर्डेबल हो जाए। ठीक है, तो अगर एशियन कंट्रीज में अफोर्डेबल ही नहीं है तो हमारा एक्सपोर्ट हो पाएगा क्या जितना हम चाहते हैं? नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप देखोगे कि इंडिया जो एशियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहा है, दैट इज लेस when we compare that with the import which is coming into India from the Asian countries. तो एशियन कंट्रीज के थ्रू जो इंपोर्ट्स हो रहा है इंडिया में वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स जो इंडिया से हो रहा है टू दी एशियन कंट्रीज। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है यार, हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत बढ़ रहा है। और ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है तो हमारे इंडिया के लिए बहुत बड़ा दिक्कत है। ओके, दिक्कत ये है कि हमारा इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट होगा विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फॉरेन करेंसीज। ओके, सो ट्रेड डेफिसिट का ये मेजर डिसएडवांटेज है। ओके, और क्या बोलना है कि यार इंडिया और एशियन कंट्रीज के बीच में ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो साइन किया हुआ है। ओके, बट क्योंकि एशियन कंट्रीज, कौन कौन से एशियन कंट्रीज है पहले देख लो, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपाइंस, ब्रुनेई, दारुसलाम, कैम्बोडिया, लाओस एंड म्यांमार। तो ये कंट्रीज से अगर इंपोर्ट हो रहा है हमारे कंट्री में तो इन्हीं पे टैक्सेस को कम लगाया जाएगा। ओके, बट यार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि चाइना कुछ डिप्लोमेसी कर रही है, कुछ ऐसा इन द सेंस कुछ ऐसी टेक्निक्स लेके आ रही है, कुछ ऐसी ट्रिक्स लेके आ रही है जिसके वजह से चाइना ने मान के चलो कि कैम्बोडिया के साथ पार्टनरशिप कर ली, जहां पे चाइना बोल रहा है कि यार हमें ना हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाना है, बट हमारा एक्सपोर्ट के लिए इंडिया तो बहुत ज्यादा टैरिफ्स लगा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडिया और चाइना का तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ही नहीं, तो टैरिफ्स तो ऑब्वियसली इंडिया ज्यादा लगाएगा, क्योंकि इंडिया चाहता है कि चाइनीज गुड्स इंडिया में ना आए। तो चाइना बोलती है नहीं नहीं यार हमें तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाना है, तो इंडिया तो एक हमारा बहुत बड़ा कस्टमर है, बहुत बड़ा मार्केट है। तो चाइना बोलती है कि हमारे गुड्स तो इंडियन मार्केट में अफोर्डेबल नहीं है, अफोर्डेबल नहीं होने की वजह से इंडियन कंज्यूमर्स हमारे गुड्स को खरीद नहीं रहा है। तो चाइना ने कैम्बोडिया के साथ ऐसे कुछ एग्रीमेंट कर लिया जहां पे चाइना कैम्बोडिया को बोलता है कि यार आप मेरे गुड्स ना ले लो और आप मेरे गुड्स इस एग्रीमेंट पे भेजो, इस तरीके से भेजो कि इंडिया में जा रहे हैं तो वहां पे उनको ये लगना चाहिए कि ये जो गुड्स है चाइनीज गुड्स, ये कैम्बोडिया से आए हुए हैं, कैम्बोडिया से मैन्युफैक्चर करके हुए आए हुए हैं। ठीक है, तो चाइनीज गुड्स को ऐसा दिखाना है कि जो भी गुड्स इंडिया में जा रहे हैं वो कैम्बोडिया के थ्रू मैन्युफैक्चर होके जा रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, पहले अगर चाइनीज गुड्स को 50% का टैरिफ लगाया जा रहा था इंडिया में,
तो अगर कैम्बोडिया में हो रहा है तो उस पर 10% का टैरिफ लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया और कैम्बोडिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ठीक है, तो अगर 10% का अगर टैरिफ लगाया जा रहा है तो ऑब्वियसली कैम्बोडियन गुड्स इंडियन मार्केट्स के लिए ज्यादा अफोर्डेबल हो जाएंगे, जिसके वजह से इंडियन कंज्यूमर्स कैम्बोडियन गुड्स खरीदने को देखेंगे। सिंपल। सो कैम्बोडिया के थ्रू चाइना अपना एक्सपोर्ट इनकम बढ़ा सकता है, ऐसा इंडियन ग्रुप को लग रहा है, हमारे कंट्री के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लग रहा है। तो इसीलिए ये एफटीए को और ज्यादा स्ट्रिंजेंट बनाने के लिए और ज्यादा रोबस्ट बनाने के लिए ये मीटिंग में ये चीज डिस्कस की जाने वाली है कि ये एफटीए को और कैसे स्ट्रेंथन बनाया जा सके। तो ये रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या है, वही है, बट ठीक है, एक बार लाइन हम पढ़ लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो कौन से कंट्रीज से हमें इंपोर्ट ज्यादा देखने के लिए मिल रहे? सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम और फिलीपाइंस। तो ये 10 में से ये 6 एशियन कंट्रीज है जहां से हमें इंपोर्ट ज्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं। इंडिया और एशिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कब साइन हुआ है पता होना चाहिए, अगस्त 2009। सिमिलरली सेम क्वेश्चन अभी आया था 2 या 3 महीने पहले, एग्जामिनेशन हुआ था आईबीपीएस का कोई, तो वहां पे ये पूछा था इंडिया और यूएई के बीच में सेपा कब साइन हुआ था, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो ये लास्ट ईयर मई 2022 में साइन हुआ था। तो इसलिए इंडिया और एशियन एफटीए कब साइन हुआ था पता होना चाहिए, दैट इज अगस्त 2009 में। ये इफेक्टिव कब से हुआ है? ये इफेक्टिव हुआ है 2010 से। ओके, वी नो अबाउट एशियन ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है। अभी ये लाइन पढ़ो। गवर्नमेंट ऑफिशियल सेड इंडिया इज पुशिंग फॉर द टाइटनिंग ऑफ द रूल्स ऑफ ओरिजिन नॉर्म्स अंडर द एग्जिस्टिंग एफटीए। ठीक है, तो इंडिया ये टाइट करना चाहता है, इस रूल्स ऑफ ओरिजिन नॉर्म्स को स्ट्रेंथन करना चाहता है, उसको रोबस्ट बनाना चाहता है। तो इंडिया एफटीए में बोल रहा है कि हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपके गुड्स जो आ रहे हैं वो चाइनीज गुड्स है, चाइना के थ्रू आ रहे हैं, या फिर आपके खुद के बनाए हुए गुड्स है। तो इंडिया एफटीए में ये चीज को स्ट्रेंथन करने का बात कर रहा है कि जो भी आप प्रोडक्ट्स इंडिया में भेज रहे हो उसका एग्जैक्टली ओरिजिन क्या है, ये चीज इंडिया बोलने वाला है एफटीए में, जो अभी रिसेंटली मीटिंग होने वाली है एशियन और इंडिया के बीच में, जो एफटीए की मीटिंग होने वाली है। ओके, तो यार चाइना के गुड्स ऑब्वियसली इंडिया नहीं चाहता है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को लग रहा है कि चाइना के जो भी गुड्स आ रहे हैं उसके थ्रू हमारा डेटा की जो प्राइवेसी है वो हैम्पर हो सकती है। तो इसलिए इंडिया चाहता है कि कम से कम चाइनीज गुड्स का इंपोर्ट इंडिया में हो। ओके, देखो अभी सबसे ज्यादा किस तरह के गुड्स इंडिया में आ रहे हैं? सबसे ज्यादा आ रहे हैं पीवी सेल्स, ऐसे पीवी सेल्स जिससे हम पैनल्स नहीं बना रहे हैं। ठीक है, डिटेल में मत जाओ, बस ऐसा याद रखो पीवी सेल्स सबसे ज्यादा इंडिया में आ रहा है, ये एशियन कंट्रीज से। ओके, तो सबसे ज्यादा कौन से कंट्रीज से, कौन से एशियन कंट्री से इंपोर्ट हो रहा है इंडिया में? इंपोर्ट हो रहा है मलेशिया, 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 मलेशिया। तो सबसे ज्यादा मलेशिया से और सिंगापुर से हमारे कंट्री में इंपोर्ट हो रहा है when we just talk about Asian countries. Okay, let's move forward. I guess the concept of FTA, the concept of Indian and Asian FTA is damn clear. नेक्स्ट इज, लास्ट कल ही बात किया था कि COP28 के प्रेसिडेंट है सुल्तान अल जाबर। तो अगर कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि यार वो कौन से कंपनी के सीईओ है, तो वो सीईओ है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के। नेक्स्ट इज डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। हमें पता है क्योंकि हमने बात किया है कि डिक्सॉन टेक्नोलॉजी इंडिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर है। ओके, सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर कंपनी इंडिया की डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज है, जो तरह तरह के मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, नोटबुक्स, कंप्यूटर्स ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स के लिए इंडिया में बनाती है। ओके, सो वही डिक्सॉन टेक्नोलॉजी को अभी रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट मिला है लीनोवो के तरफ से। लीनोवो बोलता है कि आप
हमारे लैपटॉप्स इंडिया में प्रोड्यूस करो। ठीक है, लिनोवो एक चाइनीज कंपनी है, तो वो बोलती है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी को कि लिनोवो का प्रोडक्शन आप इंडिया में ही करो, लिनोवो की असेंबली भी आप इंडिया में ही करो। तो यार इतना बड़ा अगर प्रोडक्शन करना है डिक्सॉन को, तो उसको प्लांट भी तो बनाना पड़ेगा ना, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी तो बनानी पड़ेगी। तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बना रहा है नोएडा में। कहाँ पे? नोएडा में बना रहा है। तो यार देखो, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी एक बड़ा ग्रुप है, उसकी एक छोटी सी सब्सिडरी है जिसका नाम है पैडजेट इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये पैडजेट इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली चाइनीज मेजर लिनोवो के लिए अपने लैपटॉप्स बनाने वाले हैं। तो डिक्सॉन एक बड़ा नाम है, डिक्सॉन एक बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर की एक सब्सिडरी है जिसका नाम है पैडजेट इलेक्ट्रॉनिक्स। पैडजेट इलेक्ट्रॉनिक्स चाइनीज लैपटॉप्स बनाने वाली है, चाइनीज ब्रांड लिनोवो के लिए लैपटॉप्स बनाने वाली है इंडिया में। लिनोवो अपना सेकेंड लार्जेस्ट पर्सनल कंप्यूटर कंपनी है इंडिया में बिहाइंड एचपी। ठीक है, सो पहला है सबसे ज्यादा इंडिया में कौन से पर्सनल कंप्यूटर्स बेचे जाते हैं, कौन से ब्रांड के बेचे जाते हैं, दैट इज एचपी, और उसके बाद आपका है लिनोवो। नेक्स्ट इज आइडियाज पोर्टल, इसके बारे में हमने कल बात किया था। आइडियाज पोर्टल के बारे में बेसिकली बात नहीं किया था, हमने बात किया था विकसित भारत के बारे में। ठीक है, तो नीति आयोग ये विकसित भारत का डॉक्यूमेंट बना रहा है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि बाय द ईयर 2047 इंडिया को क्या क्या करना पड़ेगा जिसके वजह से इंडिया डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाए बाय द ईयर 2047। तो हमने बात किया था कि इन्वेस्टमेंट कितना आना चाहिए, लिटरेसी रेट कितना होना चाहिए, लिटरेसी रेट 90% होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कितना आना चाहिए आपको पता है। ओके, पर कैपिटा इनकम कितना होना चाहिए इंडिया का, वो भी आपको पता है क्योंकि कल ही तो पढ़ा है ना, तो आपको तो पता है। चलो, सो अभी मोदी जी ने क्या किया है, जैसे हमने कल बात किया था ना कि मोदी जी एक कैंपेन लॉन्च करने वाले हैं, यूथ के लिए कैंपेन लॉन्च करने वाले हैं, जहां पे यूथ का सजेशंस लेने वाले हैं, यूथ को पूछने वाले हैं कि आपको क्या लगता है कि डेवलप्ड नेशन अगर हमें 2047 तक बनाना है तो कैसे बनाया जा सके। तो यही सजेशंस कहीं ना कहीं पे तो लिए जाएंगे ना, मोदी जी को डायरेक्टली थोड़ी ना कॉल करेंगे। ओके, तो उसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है, दैट पोर्टल इज कॉल्ड एज आइडियाज पोर्टल। तो आइडियाज पोर्टल पे यंगस्टर्स के सजेशंस लिए जाएंगे, ये पूछा जाएगा यंगस्टर्स से कि आपको डेवलप्ड नेशन कैसे बनाना है बाय द ईयर 2047। ओके, तो ये आइडियाज पोर्टल जो 5 थीम्स पे आधारित है, तो ये 5 थीम्स के आधारित ही हम जैसे यूथ से सजेशंस मांगे जाएंगे। 5 थीम्स कौन से है, बिजनेस स्टैंडर्ड में मेंशन नहीं था, मे बी अगर हम पीआईबी पढ़ रहे हैं तो पीआईबी में मेंशन हो जाएगा। ओके, तो ये 5 डिफरेंट थीम्स पे अवार्ड्स भी दिए जाएंगे, जो भी टॉप 10 सजेशंस रहेंगे ना उन पे अवार्ड्स भी दिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। यार कनाडा का ब्लैकबेरी है, उन्होंने जॉन गियामैटो को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया है कंपनी का। Next is, this is the very good article that has been written by one of the columnists from Business Standard. So this is with respect to climate change efforts that has been taken by the globe since last decade. ठीक है, तो इसमें क्योटो प्रोटोकॉल का बात किया है, COP28 का बात किया है, पेरिस एग्रीमेंट का बात किया हुआ है। सो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से आप कुछ डेटा पॉइंट्स उठा सकते हो और आपका डिस्क्रिप्टिव आंसर बहुत अच्छा बना सकते हो। ओके, ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए भी कुछ कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं जो एग्जामिनेशन में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। क्यों चांसेस है? क्योंकि इस साल हमने क्लाइमेट चेंज के ऊपर, आई मीन हमने मतलब गवर्नमेंट ने क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन किया हुआ है। पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में भी क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए इनिशिएटिव्स ढूंढ रही है। सो इसलिए इस साल अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन देखोगे, वेदर इट बी आरबीआई ग्रेड बी, आईआरडीए, आईएफएससीए, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, सब में कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के ऊपर ऐसे पूछा था या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा था या फिर प्रेसी राइटिंग में पूछा था। तो इस साल का हॉट टॉपिक तो था क्लाइमेट चेंज।
तो आई एम प्रेडिक्टिंग कि अगले साल का जो एग्जामिनेशन होगा, दैट इज आरबीआई ग्रेड बी 2024, वहां पे ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ व्यू इससे क्लाइमेट चेंज टॉपिक से सवाल हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। और ईएसआई का एक चैप्टर है, ईएसआई के सिलेबस में आपका एक चैप्टर है जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। तो मुझे ऐसा 100% या 99% लगता है, दैट इज माय प्रेडिक्शन, कि ये चैप्टर से अगले साल के आरबीआई ग्रेड बी 2024 में सवाल आ जाएगा। तो इसलिए आपको बहुत सारे प्रोटोकॉल्स मेंशन है वो चैप्टर में, जस्ट लाइक कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, नगोया प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, अमॉन्ग्स्ट अदर्स। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगले साल के आरबीआई ग्रेड बी में इस पे सवाल आ जाएगा। ओके, सो काइंडली गो थ्रू दिस फॉर 1 मिनट। क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ो। ओके, सो लेट्स बिगिन। आपको पता है COP 28 दुबई में हो रहा है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दिस फ्रॉम लास्ट 20 days, क्योंकि हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, चलो तो एक एक लाइन क्या लिखी हुई है हम वो पढ़ते हैं। ठीक है, पहले तो आपको सबको पता है क्लाइमेट चेंज के वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के वजह से ड्रॉट जैसी कंडीशन आती है इंडिया में, और जिसके वजह से जो भी फार्मर्स के क्रॉप्स है उनकी जो प्रोडक्शन है वो खराब हो जाता है। अगर फार्मर के क्रॉप्स ही अगर प्रोड्यूस नहीं हो गए तो फार्मर क्या करते हैं, सुसाइड करते हैं। okay. अगर फार्मर्स के ही प्रोडक्शन नहीं हुआ तो क्या होता है, सप्लाई नहीं होता है फूड ग्रेन्स का, जिसके वजह से हमें इंडिया में या पूरे ग्लोब में इन्फ्लेशन देखने के लिए मिल रहा है। फूड इन्फ्लेशन देखने के लिए मिल रहा है पिछले 7 से 8 महीने में। क्यों? क्योंकि बारिश नहीं आई है। बारिश क्यों नहीं आई है? बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज। आपने देखा है कि कभी भी फ्लड्स आ जाते हैं। फ्लड भी क्यों आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज। कभी भी आ जाता है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कभी भी फ्लड आ जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो फ्लड आने की वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान हो रहा है, फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी खत्म हो रही है, और जिसके वजह से अगेन इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा हेल्थ केयर बहुत ज्यादा हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्योंकि यार क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसके वजह से हमें लंग्स की बीमारियां भी बहुत देखने के लिए मिल रही है, जैसे अस्थमा हो गया, और ऐसे कुछ डिसीजेस हो गए आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। जैसे आपको पता है पर्टिकुलेट मैटर 2.5, दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ। ये पर्टिकुलर मैटर आपकी लंग्स डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो ये भी क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस एयर पॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज। तो ये क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एवरीबडी नो, एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नो, एवरी मिनिस्टर नो, एवरी प्रेसिडेंट नो, एवरीबडी न्यू कि क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, बट वो एग्रीमेंट से अभी तक कुछ भी प्रैक्टिकल रिजल्ट्स नहीं निकल के आए हैं। ठीक है, हमारा यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम बना, उसका काम ही क्या था? उसका काम था पूरे वर्ल्ड में अवेयर करना कि ग्रीन इनिशिएटिव्स कितने जरूरी है, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करना कितना जरूरी है। बट उन्होंने अवेयरनेस तो कर दिया, उन्होंने इनिशिएटिव्स तो लेके आए, बट वो इनिशिएटिव्स ऐसे थे, नॉन बाइंडिंग थे। उन्होंने बोल दिया, मान के चलो, उन्होंने बोल दिया कि हर एक कंट्री को ना 50% रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी बिल्ड करनी है। उन्होंने बस बोल दिया। अब ये कंट्रीज को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ये कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करता है।
दैट इज दिस इज अ नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट। तो अगर यार कोई नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है तो कंट्रीज सीरियसली उसको एक्सेप्ट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर क्लाइमेट रिलेटेड ग्रीन इनिशिएटिव्स लेके आना है तो जिसके वजह से कंट्रीज का बहुत ज्यादा खर्चा होता है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा पैसा लगता है। बट अफ्रीकन नेशंस, इंडिया के पास इतने पैसे ही नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज या लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज के पास इतने पैसे ही नहीं है कि जो क्लाइमेट रिलेटेड इनिशिएटिव्स पे खर्च कर सके। ठीक है, तो इसलिए देखो नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है तो उसका कुछ भी मतलब नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली कंट्रीज इनिशिएटिव्स नहीं लेंगे। अगर कंट्रीज इनिशिएटिव्स नहीं लेंगे तो क्लाइमेट चेंज जो है मिटिगेट नहीं होगा। ठीक है, आपको भी पता है ना कि यार आपका अगर एग्जाम नहीं हो रहा है, अगर आपको पता है कि आपका एग्जाम अगले 4-5 महीने में नहीं होने वाला है, तो आप इतना सीरियसली पढ़ रहे हो क्या? नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि आप पे कोई बाइंडेशन ही नहीं है। आपको पता है कि यार एग्जाम होने ही वाला है, अगले 2 महीने में होने वाला है, तो आप तैयारी जोरों शोरों से स्टार्ट कर दोगे। तो यही चीज सारे कंट्रीज के साथ भी है, क्योंकि जो भी एग्रीमेंट्स बने हुए हैं, मोस्ट ऑफ द एग्रीमेंट्स और नॉन बाइंडिंग। तो नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट्स होने की वजह से कोई भी कंट्रीज उसको डेडिकेटेडली फॉलो नहीं कर रहा है, और जिसके वजह से क्लाइमेट चेंज रिड्यूस नहीं हो रहा है। ओके, चलो, सो नेक्स्ट इज, चलो अभी एक एक लाइन पढ़ते हैं, आपको सारी चीजें क्लियर हो गई है, क्योंकि ये चीजें हमने डिस्कस करते हुए आए हैं और अभी भी डिस्कस किया हुआ है। तो 28 सीओपी दुबई में हो रहा है, वी ऑलरेडी नो इट। यहाँ पे ये बात की जा रही है कि जो भी ग्लोबल टेम्परेचर है इस सेंचुरी में, दैट इज अप टिल 2099, दैट इज अप टू द ईयर 2100, तब तक हम चाहते हैं कि पूरे ग्लोब का पूरा टेम्परेचर हो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 डिग्री तक ही इंक्रीज हो। उससे ज्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है तो अगेन ह्यूमन लाइफ, एक्वाटिक एनिमल्स, प्लांट्स, फ्लोरा एंड फौना को बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। उनका सर्वाइवल एक्सिस्टेंस, उनका सर्वाइवल होना बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो यार पौधे ठीक से रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ह्यूमंस लोग ठीक से सरवाइव कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो इट हैज अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। तो इसलिए हमने बोला है कि ग्लोबल लेवल पे जो भी टेम्परेचर होना चाहिए इस सेंचुरी के एंड में, दैट शुड बी मैक्सिमम 1.5 डिग्री सेल्सियस। ये चीज कहाँ पे लिखी हुई है? ये चीज लिखी हुई है पेरिस एग्रीमेंट, जो कि 2015 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे बोला है जो भी क्लाइमेट मॉडल्स बनाए हुए हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना, क्लाइमेट मॉडल्स बनाए हुए हैं, वहां पे ये बोला गया है कि ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऑलरेडी राइज कर रहा है, और ये राइज करेगा अप टू 3 डिग्री सेल्सियस बाय 2100, अगर ऐसे ही कंट्रीज अपने ग्रीन इनिशिएटिव्स को चलाते रहे तो। ऐसे ही कंट्रीज फॉसिल फ्यूल का ज्यादा इस्तेमाल करते रहे तो हम 3 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएंगे। तो इसलिए क्लाइमेट मॉडल्स, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है कि कंट्रीज को इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, ग्रीन इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, जिसके वजह से एमिशंस कम हो जाए, और जिसके वजह से ग्रीन हाउस गैसेस कम हो जाए, और जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाए, और जिसके वजह से आपका क्लाइमेट चेंज रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ डेटा है। ग्रीन हाउस गैस ना 14.5 बिलियन मेट्रिक टन था 1970 में, और अभी ग्रीन हाउस गैस एमिट किया जाता है 53.8 बिलियन टन इन द ईयर 2022। तो अगर हमें टेम्परेचर राइज को बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस रखना है, तो जिसके लिए हमें पूरे ग्लोबल लेवल पे 22 बिलियन टन्स का एमिशंस को डिक्रीज करना पड़ेगा बाय द ईयर 2030। ठीक है, which is again a herculean task, but in order to mitigate the impact of climate change we have to do it. If we don't do it, then there is a serious problems to the mankind as well as the entire flora and fauna. Okay,
सो रीजन क्यों यार, ये क्यों मिटिगेट नहीं हो रहा है ना क्लाइमेट चेंज? बिकॉज ऑफ दिस नॉन बाइंडिंग नेचर ऑफ दिस इंटरनेशनल क्लाइमेट रेजोल्यूशंस। ओके, वी ऑलरेडी नो कि क्लाइमेट रेजोल्यूशन है वो नॉन बाइंडिंग है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन ट्रांजिशनिंग टू सोलर एंड विंड। यार हम तो बोल रहे हैं सोलर एनर्जी देंगे, विंड एनर्जी देंगे, बट कैसे देंगे? ठीक है, अगर राहुल का घर है, राहुल के घर के ऊपर सोलर प्लांट उसने बिठा दिया है, सोलर ग्रिड लगा दिया है, तो राहुल को तो सोलर एनर्जी मिलते रहेगा। तो राहुल एक अच्छा काम कर रहा है कि वो फैन को, आई मीन जो फैन है उसके सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है वो सोलर एनर्जी के माध्यम से चला रहा है एज कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल। तो राहुल यहाँ पे क्या काम कर रहा है? राहुल यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने का काम कर रहा है इंडिविजुअल पर्पस पे। ऐसे कंपनीज भी अपना सोलर प्लांट लगा रही है, वो भी कंपनी बेसिस पे, इंडिविजुअल बेसिस पे, वो भी क्या कर रही है? वो भी ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने का काम कर रही है। बट अगर पूरे इंडिया में अगर हमें सोलर एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है, विंड एनर्जी का मदद करके इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है, तो उसके लिए हमें ग्रिड्स भी तो लगेगा ना। ग्रिड्स मतलब क्या? जो आपके पोल्स होते हैं ना, जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी का ग्रिड होता है, आप जैसे भी कोई हाईवे से जा रहे हो तो आपको बड़े बड़े पोल्स दिखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स, उसको आप इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बोलते हो। तो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड ये जो है, किसके ऊपर से ये चल रहे हैं? ये चल रहे आपके कोल के बेसिस के ऊपर से। तो कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा रहा है, और ये कोल वाले इलेक्ट्रिसिटी से ये ग्रिड्स के थ्रू आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर की जा रही है। तो यार ऐसे ही अगर घर घर तक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करनी है तो हमें ऐसे सोलर ग्रिड्स भी तो लगेंगे। तो हमारे पास सोलर ग्रिड्स ही नहीं है, तो यार सोलर ग्रिड्स बनाने पड़ेंगे, तभी जाके सोलर और विंड एनर्जी का जो इंडिया में पेनिट्रेशन है तभी तो जाके बढ़ेगा। अगर तब वो पेनिट्रेशन बढ़ेगा तभी जाके तो क्लाइमेट चेंज रिड्यूस हो पाएगा ना, ऑन अ लार्ज स्केल। ओके, और यार सोलर एनर्जी तो हम इतना बात कर रहे हैं, विंड एनर्जी तो बात कर रहे हैं, बट सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी तो हमें सुबह सुबह मिलने वाली है जब भी सन रहेगा। ठीक है, तो अभी वो सन की एनर्जी स्टोर करने के लिए भी तो हमारे पास उतनी कैपेसिटी चाहिए ना, जिसके वजह से हमारा पूरा घर रात में चल सके। तो उतनी कैपेसिटी भी हमारे इंडिया के पास नहीं है। ठीक है, उतने कैपेसिटी का अभी तक कोई भी सिस्टम नहीं बना हुआ है। तो ऑब्वियसली अगर हम कुछ चीजें स्टोर ही नहीं कर पा रहे हैं, इतने मात्रा में स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका कुछ इंपॉर्टेंस है क्या? नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो क्लाइमेट चेंज कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस सोलर एंड विंड, बट अगर हमें 100% क्लाइमेट चेंज अगर रिड्यूस करना है तो सोलर और विंड एनर्जी का इतना बड़ा योगदान नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो सोलर और विंड एनर्जी को स्टोर करने के लिए हमारे पास स्पेस ही नहीं है, वैसे टेक्नोलॉजी ही नहीं है, वैसे सिस्टम्स ही नहीं है। ओके, और क्या कर रहे हैं डेवलप्ड कंट्रीज? क्या कर रहे हैं यार, जो फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज है ना उनकी, वो फॉसिल जैसे पेट्रोल, डीजल, कोल, ये फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री हो गई। तो ये फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये डेवलप्ड कंट्री सब्सिडी दे रही है। तो ऑब्वियसली सब्सिडी दे रही है तो ये फॉसिल फ्यूल कंपनीज अपना प्रोडक्शन ज्यादा बनाएंगे। ये फॉसिल फ्यूल कंपनीज अपना प्रोडक्शन ज्यादा बना रहे हैं, जिसके वजह से ग्रीन हाउस गैस पूरे ग्लोब में बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है। फॉसिल फ्यूल्स, पता है यार डेवलप्ड कंट्रीज को पता है कि फॉसिल फ्यूल्स ना बहुत ज्यादा डेंजरस है फॉर द क्लाइमेट चेंज, बट क्यों दे रही है? क्योंकि उनके इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए, वो कंट्रीज में जो भी इंडस्ट्रीज है उनको चलाने के लिए मेजर रॉ मटेरियल इज फॉसिल फ्यूल। ठीक है, तो ऑब्वियसली फॉसिल फ्यूल का प्रोडक्शन होना जरूरी है। ठीक है, फ्रॉम क्योटो टू दुबई, यार इतने सारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं, इतने सारे क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट साइन हुए हैं, बट उसका कुछ फायदा नहीं है। यही चीज यहाँ पे बोली गई है। क्या बोला गया है कि over the past 5 decades global climate efforts have raised awareness but achieved limited practical results in reducing emissions. We know that because we have discussed it right now. Okay, right now in the sense before 2 to 3 minutes, so you must be knowing about it. The journey began with the establishment of UNEP in 1972. UNEP हमने establish किया था 1972 में। उसका काम भी हमें पता था, क्या था यार? environmental conservation के लिए initiatives लेना और
एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में अवेयरनेस पूरे ग्लोब में करना। बट जो भी इनिशिएटिव्स लिए हमें पता है कि ये नॉन बाइंडिंग थे। ओके, तो उसका कुछ यूज ही नहीं है, जो हमने बात कर लिया था। ओके, तो यूएनईपी कब स्टैब्लिश हुआ पता होना चाहिए, क्योंकि एनवायरमेंट के बारे में हम कंटिन्यूअसली बात कर रहे हैं, तो यूएनईपी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो इस साल जैसे आरबीआई ग्रेड बी में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे सवाल आया था, तो हम ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगले साल यूएनईपी पे भी सवाल आ सके, क्योंकि ये साल हम पूरा का पूरा हमने डिस्कस किया हुआ है रिगार्ड्स टू एनवायरमेंट, रिगार्ड्स टू क्लाइमेट चेंज। तो यूएनईपी एस्टैब्लिश हुआ है 1972 में। उनके हेड है इंगर एंडरसन। इंगर एंडरसन कहाँ से बिलोंग करते हैं वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। यूएनईपी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है वो भी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, तो आपको पता है ना कि COP28 अभी हो रहा है, तो वो कौन ऑर्गेनाइज करता है आपको ये भी पता है। वो ऑर्गेनाइज करता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इन्होंने ही ये COP का कंसेप्ट स्टार्ट किया था। COP में सारे वर्ल्ड के लीडर्स मिलते हैं और डिस्कस करते हैं, इनिशिएटिव्स लेते हैं कि कैसे हमें क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करना है। बस डिस्कशन का काम होता है। ओके, चलो चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो पहला COP1 कहाँ पे हुआ था, पहला COP कहाँ पे हुआ था पता होना चाहिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। दैट इज इन बर्लिन, जर्मनी। कौन से साल में हुआ था, वो हुआ था 1995 में। ठीक है, पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला COP कहाँ पे हुआ था। इस पे हम क्वेश्चंस कभी भी देख सकते हैं। चलो, एक क्योटो प्रोटोकॉल आया था 1997 में। वो प्रोटोकॉल को, वो एग्रीमेंट को 192 कंट्रीज ने साइन किया था। वो प्रोटोकॉल में लिखा था कि हर कंट्रीज के कुछ ना कुछ टारगेट्स होने चाहिए, जिसके वजह से जो भी ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस निकल रहे हैं वो रिड्यूस हो सके। 192 कंट्रीज के टारगेट्स थे। जितने भी कंट्रीज ने ये एग्रीमेंट को साइन किया था, दैट इज 192 कंट्रीज, इन्होंने अपने टारगेट सेट किए हुए थे कि हमें ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस को कितना रिड्यूस करना है बाय द पर्टिकुलर ईयर। ओके, तो ये जो था बाइंडिंग एग्रीमेंट था, ये मैंडेटरी किया हुआ था अंडर दिस क्योटो प्रोटोकॉल कि कंट्रीज को अपने रिडक्शंस को, दैट इज ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस को रिड्यूस करना है। बट ये भी इतना इफेक्टिव नहीं रहा। क्यों इफेक्टिव नहीं रहा? क्योंकि यूएसए जो है ना, यूएसए ने ज्वाइन तो किया था ये क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, उस पर साइन तो किया था, बट बाद में 2001 में उन्होंने बोल दिया नहीं नहीं, हम क्योटो प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है कि हम ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस को रिड्यूस कर सके। तो यूएसए अगर साइड हो गया तो बाकी कंट्रीज भी क्यों फॉलो करेंगे इसको? क्योंकि यार यूएसए ही सबसे बड़ा कंट्री है जिन्होंने ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट किया है पिछले कई सालों से। तो ऑब्वियसली कंट्री सोचेगी कि यार यूएसए ही पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो हम क्यों पढ़ाई करें? ठीक है, तो यूएसए ही अगर ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस को कम करने में रिड्यूस नहीं कर रहा है, तो हम क्यों हमारा पैसा वेस्ट करें ना ऐसे चीजों में जो चीज हमने तो की ही नहीं है। तो यूएसए ने सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस एमिट किए हैं। तो अफ्रीकन नेशन सोचेंगे क्या कि हमें ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने में हमें कुछ एफर्ट्स लेने चाहिए? वो नहीं सोचेंगे। क्यों नहीं सोचेंगे? पहले से उनके पास पैसा कम है। वो सोचेंगे हम हेल्थ केयर फैसिलिटी पे लगा दें, हम पोवर्टी को रिड्यूस करने में लगा दें। ओके, तो इसलिए यूएसए बाहर होने की वजह से बाकी कंट्रीज ने भी उतने ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाए थे इन रिड्यूसिंग देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो क्योटो प्रोटोकॉल पता होना चाहिए, 1997, 192 कंट्रीज पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। क्योटो इज अ प्लेस इन जापान। ओके, सो 2015 का पेरिस एग्रीमेंट, इसके बारे में हम बार बार बात करते हैं। साइन किया था 196 कंट्रीज ने। वहां पे भी यही बात हुई थी कि क्लाइमेट चेंज को कैसे रिड्यूस करना है। वहां पे यही बात हुई थी कि ग्लोबल टेम्परेचर राइज कितना हमें, कितने से कितना कम हमें करना है, ग्लोबल टेम्परेचर राइज हमें रखना है बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। ओके, दिस इज द टारगेट। ओके, बट हम चाहते हैं, पूरा कंट्री चाहता है, पूरा वर्ल्ड चाहता है कि ग्लोबल टेम्परेचर राइज प्रेफरेबली 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रहे।
ठीक है। द एग्रीमेंट इंट्रोड्यूस एनडीसी, आपको एनडीसी भी पता है, बार बार तो बात किया हुआ है ना, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। एनडीसी पे फुल फॉर्म भी पूछा गया था कोई तो आरबीआई ग्रेड बी के एग्जामिनेशन में, 2019 था या 2021 था, कभी तो ये पूछा गया था। तो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, यहाँ पे हर एक कंट्रीज को बताना था कि उनके प्लान्स क्या है ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए। COP28 में बड़ी बड़ी बातें हो रही है कि रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी पूरे वर्ल्ड में 3 गुना बढ़ा देनी चाहिए बाय द ईयर 2030। बट अभी की अगर सिचुएशन देखे, वर्ल्ड की इकोनॉमी देखे, तो ऐसा होना कतई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो देखो ना, इसलिए तो इंडिया भी बोल रहा है, इंडिया डायरेक्टली उन्होंने मना कर दिया, इंडिया बोल रहा है हम ये चीज नहीं कर सकते हैं। तो 118 कंट्रीज ने एग्री किया है, बट इंडिया बोलता है, चाइना बोलता है, रशिया बोलता है, सऊदी अरब बोलता है, और बाकी कुछ कंट्रीज बोलती है कि यार ये जो ट्रिपलिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है ना बाय 2030, हमें पता है कि हमारे से पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है, उतना पैसा ही नहीं है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी ट्रिपल कर सके बाय द ईयर 2030। यू शुड नो दिस। अभी एनर्जी ट्रांजिशन चैलेंजेस, यार हमें तो पता है फॉसिल फ्यूल के थ्रू, फॉसिल फ्यूल को छोड़ के हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे जाना है, पता तो है, बट वो इतना ही ज्यादा डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है आपको पता है? क्यों पता है? क्योंकि यार जैसे मैंने बात किया ना, एनर्जी को स्टोर करने के लिए आपके पास जगह नहीं है, और फॉसिल फ्यूल अभी बहुत सारे कंपनीज का रॉ मटेरियल है। तो फॉसिल फ्यूल का यूजेस अभी कम करना तुरंत के तुरंत अगले 10-15 साल में, वो बहुत हेरिसिलेंट टास्क है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो देखो क्या हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी का यूजेज तो बढ़ रहा है, बट वो बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? देखो यार, 100 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी का यूजेज है अभी इंडिया में, मान के चलो। तो अगले साल 100 गीगावाट से 150 गीगावाट का जो भी एनर्जी कंज्यूम किया जा रहा है वो रिन्यूएबल एनर्जी से हो रहा है। तो आपको लगेगा वाह वाह, इंडियन गवर्नमेंट को लगेगा वाह वाह कि 50 गीगावाट का ज्यादा कंजम्पशन हमने रिन्यूएबल एनर्जी से कर लिया है। बट इससे क्लाइमेट चेंज या ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी तो 100 गीगावाट से 150 गीगावाट हो गया है। ठीक है, उसका कंजम्पशन 100 गीगावाट से बढ़ के 150 गीगावाट तो हो गया है, बट जो फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन हो गया ना, वो 100 गीगावाट से 500 गीगावाट हो गया है। तो कुछ फायदा हो रहा है क्या? कुछ फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका रिन्यूएबल एनर्जी का कंजम्पशन मिनिस्कल, दैट इज मिनिमल अमाउंट से बढ़ रहा है, बट फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन 4 गुना बढ़ रहा है। तो जिस केस में क्या होगा, ऑब्वियसली ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा निकलते ही जाएंगे, निकलते ही जाएंगे। तो रिन्यूएबल एनर्जी थोड़ा 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 बढ़ा के कुछ फायदा नहीं है, हमें उसको अच्छा खासा बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है कि उसका कंजम्पशन फॉसिल फ्यूल के कंजम्पशन से बढ़ जाए। और वो बढ़ने के लिए आगे के 25-30 साल ऑब्वियसली लग जाएंगे पूरे ग्लोब को, पूरे वर्ल्ड को। 25-30 साल तो मैं बहुत कम अमाउंट बोल रहा हूँ, उससे ज्यादा भी साल आपको लग जाएंगे ये चीज करने के लिए कि रिन्यूएबल एनर्जी की कंजम्पशन आपको फॉसिल फ्यूल से बढ़ाना है। तो ठीक है, स्विचिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू रिन्यूएबल एनर्जी इज चैलेंजिंग, यू ऑलरेडी नो। हमने बात किया है कि स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, और उसी के साथ साथ क्या, ग्रिड्स भी नहीं है हमारे पास, और उसी के साथ साथ क्या कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो भी हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है ना। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर वाटर के मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है। तो इसके लिए हम बड़े बड़े डैम्स बनाते हैं ताकि डैम्स की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ले। तो यार डैम्स के लिए इतनी बड़ी स्पेस भी लगती है, ठीक है, डैम्स के लिए एक प्रॉपर लोकेशन भी लगती है। तो वो लोकेशन आज के टाइम में आइडेंटिफाई करना भी बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की बात कर रहे हैं वो भी डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए हमें डैम चाहिए, डैम के लिए एक प्रॉपर लोकेशन ढूंढना भी आज के टाइम में बहुत बेहद डिफिकल्ट है। ओके, सो दिस ऑल द पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड। ये हमने बात किया ना, टेक्नोलॉजी चाहिए टू ऑपरेट अ पावर ग्रिड, ठीक है, हमें एक्सटेंसिव एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन चाहिए, ये तो हमने बात किया ना स्टार्टिंग में। ओके, डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग, वाओ, advanced country have caused 89% of historical greenhouse gas emission. We already know USA
यूके, जर्मनी, चाइना, यही सबसे ज्यादा बड़े ग्रीन हाउस गैसेस के पॉल्यूटर्स है। इन्हीं की वजह से पोल्यूशन बढ़ गया है। देखो उन्होंने क्या किया, 1.8 ट्रिलियन ऑफ सब्सिडीज दिए हुए है टू द फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री इन द ईयर 2020। तो ऑब्वियसली हमें पता है सब्सिडीज दे रहे तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, हमने बात तो की है ना। तो यूएसए ने ये पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड भी छोड़ दिया था 2020 में। उन्होंने बोल दिया था हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि क्लाइमेट रिलेटेड पॉलिसीज में हम पैसा खर्च करें, क्लाइमेट रिलेटेड इनिशिएटिव्स में हम पैसा खर्च कर सके। ऑक्सफैम का एक रिपोर्ट है, वहां पे बोला है कि जो भी रिचेस्ट 1% कंट्रीज है ना, उनका ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन इतना ज्यादा है, अगर हम उसको कंपेयर करें पुअरेस्ट ऑफ द पुअर 66 कंट्रीज से, दैट इज 66% पुअरर कंट्रीज से अगर हम कंपेयर करें, तो उनके कंपैरिजन में 1% डेवलप्ड इकोनॉमीज का ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में अगर क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करना है तो ज्यादा से ज्यादा एफर्ट, ज्यादा से ज्यादा पैसा जो खर्च किया जाना चाहिए वो डेवलप्ड इकोनॉमी से ही किया जाना चाहिए। कल हमने पढ़ा था ना एक कुछ इक्विटी बट कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो यही तो बात किया था हमने कल। हर एक चीज को आपको रिलेट करते हुए चलना है। इंडिया का अप्रोच क्या है, इंडिया ने बोला लाइफ इनिशिएटिव निकाला है, इंडिया ने पंचामृत इनिशिएटिव निकाला है। पंचामृत इनिशिएटिव वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। तो यहाँ पे पंचामृत के 5 गोल्स के बारे में लिखा हुआ है, 3 टारगेट्स के बारे में लिखा हुआ है, बट पंचामृत में ऐसे 5 टारगेट्स होते हैं। तो पंचामृत के कौन कौन से 5 टारगेट्स है, क्योंकि हमने पढ़ा है तो आपको मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अभी इंडिया क्या बोलता है, इंडिया बोलता है कि यार कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अभी रिसेंटली जो दुबई में हो रहा है, इंडिया बोल रहे हैं कि हम नए नए कुछ कमिटमेंट नहीं करेंगे क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए, हम जो ऑलरेडी कर रहे हैं वही बहुत है, ऐसा इंडिया का बोलना है। अगर हम उतना भी कर रहे हैं तो इंडिया में, जिसके वजह से हम ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस को कम कर सकते हैं। पता है ना आपको इंडिया क्या क्या कर रहा है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी इंक्लूड किया इन द ईयर 2015, ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क निकाला है, फेम स्कीम निकाली है, वो बात कर रहा है इथेनॉल 20 की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है कि जो भी ट्रक्स चलेंगे वो इथेनॉल के ऊपर चल सकते हैं, मिथेनॉल के ऊपर चल सकते हैं, दैट इज अगेन अ ग्रीन फ्यूल। तो ये सारे इतने सारे इनिशिएटिव्स लिए यार हमने, ये इनिशिएटिव्स ही हमारे लिए अभी काफी है, ठीक है। इसलिए सीओपी 28 में इंडिया ने कोई नई कमिटमेंट नहीं की है टू रिड्यूस द, आई मीन टू ब्रिंग अप द न्यू इनिशिएटिव्स टू मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज इन आवर कंट्री, ठीक है। यूएसए और चाइना का आपको पता है कि वो कितना एमिट कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस, वो बहुत ज्यादा है। देखो यूएसए का कितना है, 17.6 है, ठीक है। चाइना का कितना है, 8.6 है। इंडिया का कितना है, इंडिया का है 2.4 है, ठीक है। सो यूएसए का 17.6 टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट, चाइना का इज 8.6 टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट, whereas इंडिया इज 2.4 टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट, ओके। तो जैसे आपको पता है टेक से भी एक्सपर्ट्स चाहिए, क्योंकि हमें यार चाहिए ना कि स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़नी चाहिए सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। broaden the scope of climate action to address issues like biodiversity decline and water scarcity, ठीक है। आपको पता है बारिश नहीं होगी तो हमें पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा, तो उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, और जिसके लिए ही हमने ये ग्रीन इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं। बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन, और ऑब्वियसली अगर इतनी गर्मी है तो पौधे और जो एनिमल्स है वो प्रॉपरली जी नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से उनकी काफी ज्यादा हमें डेथ्स देखने के लिए मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि उनको पानी नहीं मिल रहा है, धूप आ रही है, तो ऑब्वियसली उनका सर्वाइवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। बारिश नहीं आ रही है तो उनको खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो उनका सर्वाइवल अगेन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। चलो, so this is the end of our opinion. I guess we have taken almost 15 to 16 to 17 minutes to explain this. तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप रेगुलरली फॉलो करो। ऑब्वियसली ये चीज मुझे नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करना पॉसिबल नहीं होगा। अगर ऐसी चीजें अगर हम करते रहे तो हमारा हर करंट अफेयर सेशन 3 घंटा 4 घंटा हो जाएगा, एंड आई डोंट वांट टू रियली डू दैट, ठीक है। तो इसलिए अगर आप हर चीज को
हर कंसेप्ट को उसी के उसी दिन पढ़ रहे हो, उसी के उसी वीडियो लेक्चर में पढ़ रहे हो, तो आपको चीजें समझना बहुत आसान हो जाएगी। फिर भी मैं हर एक चीज आपको डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला ईएसआई में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमें आरबीआई ग्रेड बी 2024 में सवाल देखने के लिए मिल सकता है। तो जिन्होंने भी पढ़ा नहीं है चैप्टर पढ़ लीजिए, और जिन्होंने भी पढ़ा है इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ओके, so I hope all the other news which we have covered till now is clear. Next is about CPACE. What is CPACE? CPACE is nothing but the Center for Processing Accelerating Corporate Exit. अगर यार एक XYZ कंपनी है, उनको अगर अपना बिजनेस इंडिया से वाइंड अप करना है, तो अगर इंडिया से अगर उनका बिजनेस खुद को अगर वाइंड अप करना है, उनका नाम खुद को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के लिस्ट से निकालना है, कंपनीज एक्ट से अगर उनको खुद का नाम निकालना है, ठीक है, उनको अगर अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना है, तो पहले ये कंपनीज को कम से कम 2, 2.5, 3 साल लग जाते थे अपने इंडिया के बिजनेस को वाइंड अप करने के लिए, तो जो कि बहुत बड़ा टेन्योर है। तो ऑब्वियसली अगर कोई कंपनी है, उसको अगर इंडिया से बिजनेस वाइंड अप करने के लिए इतने साल लग जाएंगे, तो ऐसे कंपनीज इंडिया में आने के लिए देखेगी क्या? नहीं देखेगी। वो बोलेगी यार इंडिया के प्रोसेसेस कितने बेकार है, मुझे अगर मेरा बिजनेस बंद करना है तो उसके लिए मुझे 2 या 3 साल लग रहे हैं, तो ऑब्वियसली ऐसे कंपनीज इंडिया में नहीं आना चाहेगी। इंडिया में नहीं आएगी तो इंडिया का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। इंडिया में नहीं आएगी तो इंडिया का एक्सपोर्ट इनकम बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो वही हमारे फिर प्रॉब्लम्स वही शुरू रहेगी कि यार इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम्स बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ये कुछ बेकार चीज है। ठीक है, तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट चाह रही थी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स चाह रही थी कि जो भी कंपनीज है अगर उनको फटाफट इंडिया से बिजनेस खुद का वाइंड अप करना है, तो उनको अप्लीकेशन करना पड़ेगा। कहां पे? सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एक्सिट में। ये सेंटर में आके, ये ग्रुप में आके उनको एप्लीकेशन करना पड़ेगा, और जिसके मदद से वो अपना बिजनेस वाइंड अप 110 दिन में कर सकते हैं। सी विच इज अ वेरी गुड स्टेप। तो कोई भी कंपनी को अभी वाइंड अप करने में बहुत ज्यादा कठिनाइयों का, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को झेलना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा वाइंड अप हो रहा है 110 दिन में ही हो जा रहा है, विच इज अ वेरी गुड साइन। तो ये चीज सीपेस इंडियन कंपनीज के लिए भी बनाया हुआ है जो अपना बिजनेस वाइंड अप करना चाह रही है, और ग्लोबल कंपनीज के लिए भी बनाया है जो ग्लोबल कंपनीज जिनका बेस इंडिया में है और वो अपना बिजनेस इंडिया से वाइंड अप करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जब से ये सीपेस बना हुआ है, कब से बना है? मई 1, 2023 से। More than 7,700 companies have voluntarily closed down their business in the country since the setting up of CPACE. देखो कितनी अच्छी बात है, 7,700 कंपनीज पिछले कुछ सालों से अपना बिजनेस वाइंड अप करना चाह रही थी इंडिया में, बट नहीं हो पा रहा था बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम्स, बिकॉज ऑफ दिस टेन्योर प्रॉब्लम्स ऑफ 2 years, 3 years, 4 years। बट क्योंकि सीपेस बन गया है, वो अपने बिजनेस को वाइंड अप कर सकी है जल्दी से जल्दी। तो मैक्सिमम 110 दिन में अभी कोई भी बिजनेस वाइंड अप हो सकता है इंडिया से। सीपेस कब से आया है? 1 May 2023 से आया है। ये इनिशिएटिव चालू किया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने। ये सवाल भी आया था कोई तो भी IBPS एग्जामिनेशन में, जो अभी 4 से 5 महीने पहले हुई थी। I guess we are very clear on this. If you understood everything about this session, kindly do let me know in the comment section. If you like everything about this session, kindly do let me know in the comment section. Your comments are much more valuable to me because I have recently started this initiative on the eve of Lakshmi Pujan 2023. Thank you so much for your time. Hope to see you tomorrow on this same platform for the tomorrow's session. Thank you so much. Bye bye. Have a nice day.